नमस्कार। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत में जैसे ही चुनावी मौसम आता है, हर तरफ बस एक ही चीज का शोर होता है, सर्वेक्षण और आंकड़े। न्यूज चैनल्स चमकते हुए ग्राफिक्स से भर जाते हैं और हर कोई यही दावा करता नजर आता है कि लोकतंत्र का अंतिम सत्य बस इन्हीं चंद नंबरों में छिपा है। लेकिन आज इन लाल नीले टीवी ग्राफिक्स और शोर शराबे के पीछे की असल कहानी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में हम उस विशाल मीडिया तमाशे की गहराई में जाएंगे जिसे चुनाव सर्वेक्षण कहा जाता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेटा हमें परोसा जा रहा है उसकी जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर टिकी है। क्या एग्जिट पोल वाकई भविष्य बताते हैं या वो खुद भविष्य बनाते हैं? अक्सर हम बस यही मान लेते हैं कि ये पोल सिर्फ कच्चे डेटा का एक आईना है, भविष्य की एक झलक भर हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सर्वेक्षण सिर्फ आने वाले कल की भविष्यवाणी न कर रहे हों, बल्कि असल में एक खास तरह का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हों। आज डेटा के पीछे के इस मनोवैज्ञानिक खेल की पूरी परतें खोली जाएंगी। आइए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये पोल्स जनमत का असली आईना है या महज एक बहुत बड़ा भ्रम? टीवी बहसों को देखकर कई बार ऐसा लगता है मानो ये सर्वेक्षण कोई जादुई शीशा हो जो पूरे देश का मूड एकदम सटीक रूप से दिखा रहे हों। ऐसा लगता है जैसे यही लोकतंत्र का सबसे शुद्ध सच हो। लेकिन इस भ्रम को तोड़ने के लिए सबसे पहले ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बुनियादी फर्क को समझना होगा। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले होते हैं, ये बस यह जांचने की कोशिश करते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, और दूसरी तरफ एग्जिट पोल वोटिंग के ठीक बाद नतीजों का अनुमान लगाने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ सीमित नमूनों पर आधारित अनुमान है। ये किसी भी तरह से 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी की भावनाओं का पूरा सच नहीं हो सकते। और यहीं पर हमारे आज के विश्लेषण का एक बहुत ही दिलचस्प तर्क सामने आता है। सच्चाई ये है कि एक चुनावी समाज में क्या सच है से कहीं ज्यादा क्या हो सकता है बिकता है, यानी संभावना हमेशा सत्य से ज्यादा भारी पड़ती है। मीडिया चैनलों के लिए ये पोल सिर्फ बोरिंग मैथ्स या डेटा नहीं है। सच कहें तो ये रेटिंग्स और टीआरपी का सबसे बड़ा ईंधन है। कौन जीत सकता है का सस्पेंस दर्शकों को एक ऐसी तेज और नाटकीय कहानी देता है जिस पर हफ्तों तक गर्मागर्म बहस की जा सकती है। सत्य शायद थोड़ा फीका हो, लेकिन संभावना हमेशा बिकती है। खैर, अगर संभावना सच से ज्यादा बिक रही है तो सवाल उठता है उस डेटा और उस पर हमारे भरोसे का। सोचकर देखिए, भारत जैसे इतने विशाल और विविध देश में महज कुछ हजार लोगों से बात करके पूरे राष्ट्र का राजनीतिक मूड कैसे पकड़ा जा सकता है? ये ढांचागत रूप से ही लगभग असंभव है। इस डेटा रूपी आईने में दरार डालने वाले कई कारक मौजूद हैं। किसी भी सर्वेक्षण मॉडल को भारी ग्रामीण शहरी अंतर, बेहद उलझे हुए जातीय समीकरण, स्थानीय स्तर के मुद्दों और अंतिम क्षणों में वोटर के बदलते मूड का सामना करना पड़ता है। बूथ स्तर की हकीकत इतनी तेजी से बदलती है कि कोई भी गणितीय मॉडल इसे पूरी तरह से बांध ही नहीं सकता। किसी पार्टी की सीटों की एकदम सटीक गणना करना कुछ वैसा ही है जैसे कोई ज्योतिषी आसमान की तरफ देखकर बारिश की एकदम सटीक बूंदों की गिनती बताने का दावा कर दे। और अगर ये बात सिर्फ एक थ्योरी लग रही हो तो जरा इतिहास के पन्नों पर नजर डालना भी जरूरी है। 2004 से लेकर 2024 तक के चुनाव गवाह हैं कि इन पोल्स का ट्रैक रिकॉर्ड कितना अस्थिर रहा है। चुनाव की दिशा, सीटों का आंकड़ा या क्षेत्रीय झुकाव का पूरी तरह से गलत आकलन करना एक बेहद आम बात रही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई बार ये सर्वेक्षण वास्तविक नतीजों से मीलों दूर साबित हुए हैं, इसलिए इन्हें कोई अंतिम सच मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। ये गलतियां किसी एक खास दिशा में नहीं होती, ये पेंडुलम की तरह दोनों तरफ झूलती हैं। कभी कभी ये सर्वेक्षण सत्ता में बैठे दल को कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिखा देते हैं, तो कभी कभी विपक्ष की लहर को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। और इसका कारण किसी पार्टी से लगाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे पक्षपाती व्याख्या, शहरी वोटरों की तरफ ज्यादा झुकाव और संतुलित विश्लेषण के बजाय सबसे सनसनीखेज नंबर दिखाने की होड़ होती है। तो फिर असली सवाल ये है कि अगर ये डेटा इतना सटीक नहीं है तो इसका इतना हल्ला क्यों है? यहीं से असल खेल शुरू होता है, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक हथियारों का खेल। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये पोल सिर्फ सूचना नहीं देते, ये एक बहुत ही धारदार राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होते हैं।
जब कोई भी चैनल किसी एक दल को भारी बढ़त दिखाता है तो वो महज एक अनुमान नहीं बता रहा होता, बल्कि वो सक्रिय रूप से एक राजनीतिक माहौल तैयार कर रहा होता है। और ये माहौल 3 लेयर्स में काम करता है। पहला, जिस पार्टी को बढ़त मिलती है उसके समर्थकों में जबरदस्त आत्मविश्वास आ जाता है। दूसरा, जो विरोधी खेमा है वहां रातों रात निराशा छा जाती है। और तीसरा, सबसे अहम पहलू, जो वोटर अभी तटस्थ है यानी जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है, उन पर जीतने वाले की तरफ जाने का एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बनने लगता है। इस तीसरे असर को मनोविज्ञान की भाषा में बैंड वैगन इफेक्ट कहा जाता है। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। जब वोटर अपने असली मुद्दों को किनारे रखकर महज इस आधार पर अपना पाला बदलते हैं कि भाई विजेता कौन बन रहा है, तो इसे बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, लोग अक्सर उसी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं जिसके बाहर सबसे लंबी लाइन लगी हो, भले ही बगल वाले रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा टेस्टी हो। बड़े बड़े रणनीतिकार और मीडिया मैनेजर्स ठीक इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके एक विजय का माहौल रचते हैं। ये जनता की राय को मापने का काम नहीं है, ये राय को बनाने का काम है। अब इस सब का असर सिर्फ चुनाव और वोटरों तक सीमित नहीं रहता। आइए इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शेयर बाजार का खेल। चुनाव के दिनों में टीवी स्टूडियोज के अलावा एक और जगह है जहां हर एक आंकड़े पे करोड़ों का दांव लगाया जाता है, और वो है हमारी अर्थव्यवस्था यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार को ना अनिश्चितता से सख्त नफरत है। ये एक पूरी सट्टेबाजी की चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे ही एग्जिट पोल्स किसी एक विकल्प को स्थिर सरकार के रूप में पेश करते हैं, बाजार में गजब का उत्साह दौड़ जाता है। ये मान लिया जाता है कि नीतियां वही रहेंगी, कुछ नहीं बदलेगा। और बस इसी फौरी उत्साह का फायदा उठाकर कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भारी भरकम मुनाफा काट लेते हैं। लेकिन सच कहें तो ये स्थिति बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार बाजार में जो ये रातों रात तेज उछाल आता है, उसका अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल की पैदा की गई उम्मीदों, भावनाओं और अटकलों पर टिका होता है। बाजार के बड़े खिलाड़ी इन पोल आधारित उम्मीदों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए करते हैं। ऐसे में ये सर्वेक्षण जनमत का आईना कम और सट्टेबाजी का टूल ज्यादा बन जाते हैं। इन सब बातों को देखते हुए आइए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर आते हैं, असली जनमत बनाम जो नैरेटिव हमारे सामने गढ़ा जाता है। हमने डेटा की कमियों को देखा, इसके मनोवैज्ञानिक असर को डिकोड किया और बाजार का खेल भी समझा। लेकिन आखिर में सवाल ये है कि इस पूरे तमाशे की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। लोकतंत्र का असली मकसद तो जनता की आज़ाद आवाज़ को सुनना है, लेकिन ये एग्जिट पोल्स अक्सर उस जनभावना के ठीक से सामने आने से पहले ही उसे एक प्रोडक्ट की तरह पैकेज करके बेच देते हैं। नतीजा, पूरी सार्वजनिक बहस शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार जैसे असली मुद्दों से भटककर महज इस शोर में दब जाती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये मतदाता की स्वतंत्र और निष्पक्ष सोच पर एक बहुत बड़ा हमला है। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटना हो तो एग्जिट पोल की वास्तविकता इन 3 चीजों में सिमट कर रह जाती है। आज की राजनीति में ये पोल्स सच की तलाश का जरिया नहीं रहे। इसके बजाय इनका इस्तेमाल भावनाओं को मैनेज करने यानी सेंटिमेंट मैनेजमेंट, एक खास कहानी गढ़ने यानी नैरेटिव निर्माण और शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म मार्केट पोजीशनिंग के लिए ज़्यादा हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये पूरी तरह से बकवास हैं, लेकिन इन्हें महज एक अनुमान की तरह देखने के बजाय बिल्कुल अंतिम सत्य की तरह बेचना ही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम इन अनुमानों को ही लोकतंत्र का अंतिम सत्य मान लें, तो क्या हम उस असली मतदान प्रक्रिया की गरिमा को कम नहीं कर रहे, जो इस देश की आत्मा है? अगली बार जब भी टीवी पर वो चुनावी ग्राफिक्स चमकें, तो उन नंबरों को देखकर बस ये याद रखिएगा कि उन चमकते नंबरों के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीति खेल चल रहा है। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और अहम विषयों को डिकोड करते रहेंगे।